हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जागरण की आवाज़ पर पूजा का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और ख़ास तौर से राम राम है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जिसे आप सुनते हैं फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज़ पर और देख पाते हैं हमारे यूट्यूब पेज पर, जो है 90.4 आगरा की आवाज़। ये विशेष कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश एक साथ मिलकर यारा और हमारी यही है कि अपने किसान भाइयों को जागरूक करें बेहतरीन कृषि से संबंधित। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें हमें मदद करने के लिए हमारे रेडियो स्टूडियो में आते हैं या फोन लाइन पर जुड़ते हैं। हम भी कई बार उनके पास पहुंच जाते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं सही और सटीक कृषि संबंधी। ऐसे में आज एक बार फिर जो कार्यक्रम है वो भी बहुत खास है, वो है मक्का की फसल में पोषण प्रबंधन का महत्व। बहुत इम्पॉर्टेंट है पोषण प्रबंधन जो है, हम बहुत सारे फसलों पर किस तरह से किया जाता है ये बात कर चुके हैं, लेकिन जब मक्का की फसल इतनी किफ़ायती है, इतनी बेहतरीन है और ये मल्टी क्रॉपिंग भी की जा सकती है, यानी जब हम अपने खेत में कुछ कर रहे हैं, खेती उसकी फसल कर रहे हैं और वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हम खेत खाली ना छोड़ें, मक्के की फसल करें और उसका मुनाफा, उसका फ़ायदा उठाएं। इसी पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी के शशि शेखर पांडे जी। शशि जी, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार पूजा जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के किसानों को अपने तकनीकी जानकारियों को साझा करना काफी अच्छा लगता है। पुनः आपने जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। प्लेजर इज ऑल अस। और शशि जी, आज भी हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों से ढेर सारी अपने मन की बात करें, और मन की बात करें तो मक्के का विशेष तौर से ध्यान रखें और ये जरूर बताएं कि कैसे मक्के की फसल का पोषण प्रबंधन किया जाता है। शुरुआत करें इस विषय पर। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ही साधारण शब्दों में पोषण प्रबंधन क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं पोषण प्रबंधन से। पोषण प्रबंधन मतलब उसे कहते हैं जिसे हम भोजन, जैसे हमारे लिए हमारा पोषण प्रबंधन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए जैसे जरूरत होता है, वैसे ही फसलों को भी उसके नियमित पोषण प्रबंधन की जरूरत होती है। उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, बोरान, सल्फर, ये सारी चीजें जरूरत होती है, कैल्शियम। उनको सही तरीके से समय अनुसार एक प्रबंधन के थ्रू पौधों को देना ही पोषण प्रबंधन कहा जाता है। सही पोषण प्रबंधन से फसल की उत्पादन पे, उसके वृद्धि एवं विकास पे सीधे तौर पे असर दिखी जाती है। उसे रोग रोधी क्षमता डेवलप होती है, फसल सही विकास करती है। इसलिए पोषण प्रबंधन किसी भी फसल की एक विशेष और एक महत्वपूर्ण चरण होता है। जी, बहुत सही कहा आपने। पोषण प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, हम मनुष्यों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम पोषण से भरपूर यानी न्यूट्रिशन और ये सब विटामिन्स हम खाते हैं, तभी हमारी सेहत अच्छी रहती है और ये हम तक पहुंचते हैं हमारी फसल के माध्यम से। यानी जो भी फल, अनाज, सब्जी हम खा रहे हैं, उनमें जब वो भरपूर मात्रा में होगा तभी वो अच्छी स्वस्थ फल, अनाज, सब्जी बनेगी और उसके बाद हम जब उसका सेवन करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ऐसे में आपसे अगला सवाल मैं ये करना चाहती हूँ पांडे जी कि मक्का की अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन से पोषक तत्व सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल, वैसे तो फसलों के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर विशेष बात की जाए मक्के के पोषण प्रबंधन में जो जरूरत पोषक तत्व है, उसमें से नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास, आपका कैल्शियम, जिंक और बोरान, ये मुख्य पोषक तत्व हैं जो मक्के की फसल को चाहिए ही चाहिए होता है। अगर इनकी सही तरीके से मैनेजमेंट कर ली जाए तो मक्के में अच्छे से अच्छे उत्पादन लिया जाए। जी, ये भी बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से पोषक तत्व हमारे मक्के की खेती को चाहिए। तो शशि जी, मक्का की फसल में पोषण प्रबंधन का बहुत महत्व है, सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मक्का की वृद्धि के विभिन्न चरणों में, अलग अलग स्टेप्स में किस प्रकार का पोषण प्रबंधन कब और कैसे करना चाहिए, कृपया इस पर डिटेल में रोशनी डालिए। बिल्कुल, मक्के की पोषण प्रबंधन जानने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी होता है हमें मिट्टी की। किसान भाइयों, अपने मिट्टी का सबसे पहले जांच कराएं,
उसमें किस किस पोषक तत्वों की कमी, उस हिसाब से आपका एक पोषण प्रबंधन तैयार करना चाहिए। पोषण प्रबंधन तालिका बोलते हैं उसको। अगर मक्के में बात करें तो मक्के की अगर सामान्य पोषक प्रबंधन की बात की जाए तो मक्के की सामान्य पोषक प्रबंधन में हमें 3-4 चरणों में अगर हम रखते हैं, पहला बुआई की अवस्था, दूसरा वनस्पति की अवस्था में डोगा देना, तीसरा वनस्पति के बाद फूल के विकास की अवस्था, चौथा उसके मेच्योरिटी की अवस्था। ये अवस्थाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं इन अवस्थाओं में पोषक प्रबंधन की, तो जो शुरुआती अवस्था है बुआई की अवस्था, ये अवस्था बुआई के समय हमें देना है पोषक तत्व। इस अवस्था को बुआई की अवस्था कहते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं पोषक तत्वों की, तो इस अवस्था में हमें ज्यादा पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं होती है। बुआई के समय सिर्फ और सिर्फ हमें 50 किलो डाई अमोनियम फास्फेट और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी पोटाश देने की जरूरत होती है। इस 25 और 75 किलो दोनों मिला के हो जाते हैं, जिसमें 25 किलो एमओपी और 50 किलो पोटाश, 75 किलो के साथ अपनी खेती में बुआई करते हैं। उसके अगले महीने में जब वनस्पति का अवस्था शुरू हो जाता है, पौधे के वृद्धि और विकास का सबसे क्रूशियल अवस्था बोला जाता है पौधे की वानस्पतिक विकास की अवस्था। इस अवस्था में हम पौधे को विशेष पोषक तत्व देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से पौधा अपना वानस्पतिक अवस्थाएं शुरू करती है और ये धीरे धीरे पुष्पन और फल बनने यानी भुट्टा लगने की अवस्था की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पौधे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इस अवस्था में हम पोषक तत्व की बात करें तो 35 केजी यूरिया देते हैं। साथ ही साथ इसमें 25 किलो यारा लीवा नाइट्राबोर, जो कि कैल्शियम नाइट्रेट होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट होता है, जिसमें कैल्शियम, बोरन और नाइट्रोजन होता है। ये देते हैं 25 किलो। ये दोनों दानेदार हम जड़ों में दे देते हैं। साथ में साथ हम फोलियर न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं। फोलियर स्प्रे में खासकर हम जिंक और बोरान की स्प्रे लेते हैं। तो पहला जो फोलियर स्प्रे लेते हैं हम इसी अवस्था में लेते हैं, 30 से 35 दिन वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में हम यारा की तरफ से अगर मैं बात करूं तो यारा बीटा जेंट्रिक होता है, जो कि 39.5% जिंक होती है। इस जिंक को 250 ml प्रति एकड़ का दर होता है। इसका हम स्प्रे करते हैं 30 से 35 दिन में। दूसरा जो फोलियर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, दूसरा जो फोलियर न्यूट्रिशन होता है यारा बीटा वोट्रेक है। यारा बीटा वोट्रेक में बोरान पाया जाता है। इस बोरान का 200 ml प्रति एकड़ की दर है, जो कि 45 से 50 दिन की अवस्था में लेनी है। इसी अवस्था में हमें पुनः दूसरी बार 35 केजी यूरिया देने की जरूरत होती है। और फिर इसके 10 दिन के बाद जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है, उस अवस्था में पुनः 30 किलो यूरिया देने के बाद हमारा जो पोषण प्रबंधन होता है समाप्त हो जाता है। इतना ही पोषण देने की जरूरत होती है। लेकिन इस पोषण प्रबंधन में हमें विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि इस अवस्था में तापमान कैसा है, जमीन में सिंचाई की क्या व्यवस्था है, नमी मिट्टी में कितनी है, इन सारी विशेषताओं को, सारी चीजों को देखते हुए ही हमें पोषण देने की जरूरत होती है। जब भी हम पोषण प्रबंधन की बात करते हैं, जब भी किसी फर्टिलाइजर को एप्लीकेशन डालने की बात करते हैं, हमें खेत में विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी मिट्टी सूखी तो नहीं है, उसमें नमी पर्याप्त तो है, खेत में कोई बीमारी नहीं है, कोई कीट तो नहीं लगे। अगर कोई बीमारी या कोई कीट का प्रकोप दिख रहा है तो हमें इन पोषक तत्वों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले उसमें कीट का रोकथाम करें, तब फिर पुनः हमें जो बताई गई डोज है वो देना चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और डिटेल में आपने हमारे किसान भाइयों को ये भी जानकारी दी कि किस तरह का पोषण प्रबंधन हमारे मक्के की फसल को ज़रूरी है और हमें करना चाहिए, किस किस स्टेप में करना चाहिए। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मक्के की फसल में पोषक तत्वों की कमी में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, रोग के या परेशानी के? बिल्कुल, मैं शुरुआती स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले जो हम डीएपी और एमओपी देते हैं, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, फास्फेट की कमी के लक्षण शुरुआत में देखें। पौधे के जड़ों का विकास नहीं होना, पौधे का बढ़वार सही से नहीं होना, अगर इस ऐसी अवस्थाएं दिख रही है तो समझिए कि पौधे में फास्फोरस की कमी है। इस अवस्था में अगर आप, क्योंकि ऊपर से फोलियर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, फोलियर स्प्रे कर सकते हैं फास्फोरस की, जिसमें यारा बीटा सैनिकोस आते हैं, इसका स्प्रे ले सकते हैं। अगर बात करो उसके बाद दूसरे जो कमी के लक्षण है, जैसे नाइट्रोजन, पत्तियों का पीला होना, अगर पत्तियों की नई पत्तियां पीला हो रही हैं तो देखने की जरूरत है कि भाई नाइट्रोजन की कमी है। साथ ही साथ फसल में एक कमी आती है, उसके जो मिड रीव होते हैं, उसके जो स्टिक पत्तियों में जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग में अलग पिंक कलर के धब्बे दिख रहे हैं, तो समझिए कि इस अवस्था में जिंक की कमी है, तो आप जिंक की आपूर्ति कर सकते हैं। पौधे सूखे सूखे से दिख रहे हैं, पौधे चल के नहीं दे रहे हैं, यानी पौधे में बढ़वार अच्छा से नहीं हो रहा है, तो आपको लग सकता है कि पोटास की कमी हो सकती है फसल में। उसके पत्ते, पुराने पत्ते सूख रहे हैं, तो इस अवस्था में पोटास की कमी हो सकती है, तो पोटास की जरूरत होती है। तो उसके लिए आपके दो तरीके, आप पत्तियों को देखो। आज के समय में एआई के भी जमाने आ चुके हैं, कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी अवेलेबल हैं,
आप एक LCC भी बोला जाता है, लीफ कलर चार्ट, उससे भी मिलाया जाता है भाई पत्ते किस रंग के दिख रहे हैं, उस हिसाब से किस पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। जैसे डिजिटल लीफ कलर चार्ट भी अवेलेबल है ऑनलाइन साइट्स पे, गूगल से बात करेंगे तो ऐसी इस तरीके से फार्मर आप अपने खेतों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पोषक तत्व की कमी दिख रही है। उस पोषक तत्व की कमी के अनुसार उस पोषक तत्वों का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं खेतों में, तो जो विशेष पोषक तत्व होते हैं उसमें जैसे मैंने एक जिक्र करा है, यारा, लीवा, नाइट्राबोर, ये है कैल्शियम। अब किसान भाई जो है आज के समय में अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये दो पोषक तत्वों के अलावा पोटास भी कम देना पसंद करते हैं किसान। यारा, लीवा, नाइट्राबोर देना कम पसंद करते हैं किसान, जिसमें कैल्शियम होता है। तो किसान को जो है मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा पोटास, कैल्शियम, इन सब पोषक तत्वों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं उनके रोल्स का, तो पोटास का जो रोल होता है पौधे में रोग रोधी क्षमता को डेवलप करना, उच्च तापमान, कम तापमान, ज्यादा जल वाली समस्याओं में खेत को ऐसे बायोटिक स्ट्रेस से बचाने के लिए पोटास बहुत जरूरत होता है। इसलिए शुरुआत में ही 25 किलो पोटास का इस्तेमाल किसान भाइयों को करना चाहिए, जिससे रोग रोधी क्षमता डेवलप होता है। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, जो मैंने जिक्र करी, तो हमने बताया कि भाई कैल्शियम का इस्तेमाल किसान भाई करिए 30-35 दिन की अवस्था में। तो कैल्शियम का जो विशेष रोल होता है हमारे शरीर में या पौधे के शरीर में सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करने का काम कैल्शियम करता है। अगर हम पौधे को दें तो पौधे की तने में मजबूती, पौधे का बढ़वार अच्छा होएगा, पौधे में जो भुट्टे बनेंगे उसमें चमक और बालियों में वजन और बालियों में दानों की संख्या बढ़ेगा, उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैल्शियम का होता है। इसलिए विशेषकर कैल्शियम जैसे वो पोषक तत्वों का इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए। आने वाले परिवेश में अच्छे उत्पादन पाने के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी और क्रूशियल हो जाएगा किसानों को। जी जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। तो अगला सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया मिट्टी परीक्षण का, सॉइल टेस्टिंग का, तो किसान किस तरह से मिट्टी परीक्षण करवाकर पोषण प्रबंधन की योजना बना सकते हैं अपने खेतों के लिए, अपनी फसल के लिए? कृपया इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। यारा इसमें क्या क्या सहयोग करता है? अगर मैं बात करूँ मिट्टी परीक्षण की, तो जब अपने फसल काटने के बाद खेत खाली रहता है आपका, मिट्टी जांच का सबसे सही अवस्था होता है 2 फसलों के बीच में जब खेत आपकी खाली हो, उस अवस्था में सोइल का सैंपल कलेक्ट करना चाहिए मिट्टी जांच के लिए। कई सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो मिट्टी जांच कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यारा की तरफ से, हम लोग भी सोइल सैंपलिंग करते हैं, सोइल सैंपलिंग करते हैं। उसके लिए हम हमारे जो भी प्रतिनिधि होते हैं, क्षेत्र प्रतिनिधि, उनसे किसानों को संपर्क करेंगे तो किसान आपके खेत में जाके सोइल सैंपलिंग के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर मैं डेटा कलेक्ट करने की बात करूँ सोइल सैंपलिंग के लिए, तो जेड शेप में खेतों से डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि आपके खेत को जेड शेप बनाया जाता है आंखों से, यानी कि 4 कोना और एक बीच में 5 जगह से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं मिट्टी को। फिर उस मिट्टी को मिला के उसमें से एक चौथाई हिस्सा मिट्टी सॉइल सैंपलिंग के लिए लैब भेजा जाता है और फिर वहां से रिजल्ट आते हैं। तो यारा के पास विश्व स्तरीय लैब है। किसान, अगर कोई भी किसान यारा से अपना सॉइल सैंपलिंग कराना चाहता है तो आप जिस जिले हो उस जिले में हमारा क्षेत्रीय किसान क्षेत्रीय अधिकारी मिलेंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी सॉइल सैंपलिंग करा देंगे। अलग अलग तरीके की सैंपलिंग है, आप करा सकते हैं। सॉइल सैंपलिंग इसलिए जरूरी होता है, आज के समय में आज जो परिवेश है, देखिए हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले वहीं से शुरू होती है, भाई कमी क्या है। वैसे ही मिट्टी को जांचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई मिट्टी में किस चीज की कमी है। अगर मिट्टी के बेसिक चीजें हमें पता नहीं रहेगा तो हम जो भी देंगे पौधे को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा नहीं। अगर मिट्टी आपकी क्षारीय है, अम्लीय है, किस प्रकार की आपकी मिट्टी हो गई, तो उस अगर पोषक तत्व तो अगर हम उसके हिसाब से नहीं देंगे तो आपकी फसल को मिलेगा नहीं। इसलिए मिट्टी जांच सबसे जरूरी बात करूं चरण है। अगर पोषण प्रबंधन की बात की जाए तो सबसे जरूरी, सबसे शुरुआती चरण भैया आपकी मिट्टी की जांच होनी चाहिए। अब जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, किस पोषक तत्व की कमी। तो इसलिए किसान भाइयों, आज के समय में आप जो है वैज्ञानिक तरीके से खेती करिए। सबसे पहले आपकी मिट्टी की जांच कराइए, उसके हिसाब से आप अपने प्लॉट की पोषण प्रबंधन बनाइए। अगर मैं बात करूँ यारा की तरफ से, हम लोग यारा जो है एक यारा क्रॉप प्लान बोलते हैं। हम हर प्रोडक्ट के, हर क्रॉप के मौसम के हिसाब से उसका क्रॉप प्लान बनाते हैं, उसको यारा प्रैक्टिस बनाते हैं। हम अलग अलग खेतों पे जांच करने के बाद, अपने ट्रायल लगाने के बाद हम एक यूनिवर्सल बनाते हैं कि भाई ये हमारा लोकल है, हाइपर लोकल क्रॉप प्लान है, लेकिन आपके मिट्टी के जांच के हिसाब से हम आपके कस्टमाइज क्रॉप प्लान भी दे सकते हैं। यारा ये काम करती है किसानों को मदद के लिए। जी जी जी। तो पोषण प्रबंधन के अभाव में मक्का की उपज और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, कोई भी फसल हो, मक्के की बात करो, अगर पोषण प्रबंधन सही से नहीं होता, सबसे पहला जो उसका असर दिखता है, जो
उसके जमाव से लेके उसके विकास, पौधे की वृद्धि, पौधे का विकास और उसमें भूटा नहीं लगना और उत्पादन नहीं होना, ये सारी गुणवत्ताओं पे असर पड़ता है। अब जैसे आपने भी शुरू में चर्चा की कि अगर पोषण प्रबंधन सही से नहीं है, क्योंकि हम डिपेंड होते हैं उन्हीं अनाजों पे कि वो जो अनाज, जो फल, जो सब्जियां हमें मिलती है उसी के थ्रू हमें भी मिलता है वो विटामिन, वो न्यूट्रिशन। अगर फसलों को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले सीधे तौर पे इम्पैक्ट हमें पड़ेगा। अगर मैं मक्के की बात करूं, मक्के का उपयोगिता की बात करूं, तो मक्के हम लोग यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए, स्टार्च के लिए, फाइबर के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए। मेज हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी ये सारी चीजें मेज में अवेलेबल है, तो हमें अगर इसका उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर ही सारी चीजों की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर मक्के के पोषण प्रबंधन ही हम सही से नहीं करें तो ये सारी चीजें मक्के में भी कमी रहेगी, तो उससे तो सबसे पहले मानव जीवन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन प्राथमिकता अगर दी जाए तो प्राथमिकता इम्पैक्ट उस किसान की खेती पर पड़ेगा जो अपना उत्पादन ही नहीं दे पाएगा। अगर हम जो अनबैलेंस यूज करते हैं, जैसे अब सामान्यतः किसान करते क्या, किसान के प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कुछ भी उत्पादन है यूरिया डालता है। अगर ज्यादा से ज्यादा किसान यूरिया डालता है तो किसान के खेत पर उसका इम्पैक्ट तो दो होता है। उसकी फसल हरी तो दिखती है लेकिन अंदर से उसमें जान नहीं रहता है। साथ ही साथ हरा होने की वजह से उसमें ज्यादा एक्सेस यूज यूरिया होने की वजह से उसमें बीमारी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कीटों के प्रकोप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अधिक यूज की वजह से यूरिया। इसलिए संतुलित पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है किसी किसान अगर अपने अच्छे उपज लेना है। बिल्कुल। और यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान भी तो किसान भाई को ही है, ज्यादा लागत लगा रहे हैं वो उस पर। बिल्कुल सीधे सीधे किसान को दिख रहा है इम्पैक्ट। उनकी यूरिया से फसल तुरंत हरी तो हो जा रही है लेकिन जो उसके दुर्गामी परिणाम है वो खराब हो रहे हैं। मिट्टी का जो अनबैलेंस हो रहा है, मिट्टी की फर्टिलिटी लॉस, उर्वरा शक्ति में ह्रास आ रहा है दिन प्रतिदिन, उसकी जल धारण क्षमता कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, नए नए रोग, नए नए कीट आ रहे हैं ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल के यूरिया की वजह से। मैं किसानों से हमेशा ही अपील करता हूँ, जब भी मैं खेतों में जाता हूँ, जब भी उनसे मिलता हूँ, आपके ऑडियो रेडियो के भी माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि संतुलित पोषण प्रबंधन की तरफ जाए, यूरिया के अधिकतम यूज नहीं करें, इसके अल्टरनेट जो है कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ऐसे पोषक तत्वों का यूज करें जो कि आपके खेतों में वैल्यू एडिशन का काम करें, आपके उपज उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आपके उत्पादन में गुणवत्ता भी आए। इसलिए किसानों को हमेशा संतुलित पोषण प्रबंधन की तरफ जाना चाहिए। जी, तो शशि जी, क्या जैविक यानी कि ऑर्गेनिक पोषण प्रबंधन मक्का की खेती में प्रभावी है तो किस तरह? देखिए, जैविक खेती की मैं बात करूं तो जैविक प्रबंधन जो है हर फसल के लिए प्रभावी है, क्योंकि जैविक खेती जो होती है मिट्टी को सही करने का एक विशेष तरीका है जिससे आपकी मिट्टी सही होती है। जैविक खेती एक बहुत बड़ा टर्म है, हम उससे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। जैविक खेती एक लंबे समय तक 3 या 4 साल तक चलने वाला एक चक्र है जिसमें हमारा खेत जैविक बनता है, उसके बाद जो उत्पादन हमें मिलता है वो जैविक होता है। लेकिन अगर हम चाहें खेत को जैविक और केमिकल दोनों को बैलेंस तरीके से करने का, तो उससे आपको आसान और कारगर उपाय है और आपको उत्पादन में हालात नहीं होता है। अगर अचानक से आप जैविक खेती की तरफ बढ़ोगे तो आपको उत्पादन कम होने की संभावना है या उत्पादन ना के बराबर होने की संभावना है, क्योंकि आपकी फसल को, आपको मिट्टी की आदत हो चुकी है वो हाई डेंसिटी केमिकल फर्टिलाइजर्स की, डीएपी की, एमओपी की, यूरिया की। उस टर्म को हम लोग बोलेंगे कि एक साइकिल होता है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं अपने खेत को रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ। अगर मैं मक्के की फसल में बात करूं तो मक्के की फसल में जैविक खेती में जैसे गोबर, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालने से किसानों को जरूर फायदा मिलेगा। तो जैविक खेती करना चाहिए, आपकी मिट्टी की स्वास्थ्य भी अच्छी होती है, आपकी फसल में उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो किसानों को जैविक खेती करना चाहिए। खेतों को जैविक रखने से दूसरे ये भी फायदे हैं कि खेत में पाए जाने वाले जो जैव जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, जो फसलों के लिए सही है, जो रेजिडियम कल्चर करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, ये सब खेत में बचे रहते हैं, कीचुए हैं। इसलिए जैविक खेती से आपकी मिट्टी में काफी सुधार होता है। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे में शशि जी ये भी बताइए कि संतुलित फर्टिलाइजर का उपयोग करना यानी बैलेंस्ड मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग और साथ ही साथ फसल उत्पादन, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? बिल्कुल, आपने काफी अच्छा सवाल करा है। अगर हम किसी चीज की अधिकता करते हैं तो 2 घाटे होते हैं। एक तो हमारा लागत बढ़ जाता है, दूसरा अगर जितने फसल को चाहिए होता उतना ही वो फसल उस पोषक तत्व को पार्टिकुलरली ले पाता, बाकी जो बचा हुआ होता है वो वेस्टेज हो जाता है और उसका उत्पादन पे उतना असर नहीं दिखता है। अगर हम संतुलित तरीके से सारे पोषक तत्वों को बैलेंस वे में दें तो हमारी लागत भी बैलेंस वे में रहता है, जिसका सीधा सीधा हमारे उत्पादन पे असर पड़ता है। तो हमारे आय और हमारे लागत और हमारे उत्पादन से पाए जाने वाला आउटपुट पे उसका असर दिखता है, जिससे हमारा जो आमदनी होता है वो बढ़ता है।
किसान ने सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर मैं बात करूं संतुलित पोषण प्रबंधन की, तो किसान इस टर्म को बिल्कुल ही नहीं मानते। किसान का जो सीधा सीधा टर्म है बोरी में हिसाब रहता है कि मैं इतने बोरी यूरिया डाला, इतने बोरी डीएपी डाला, हमारी उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रही। जबकि अगर मैं बात करूं सिर्फ नाइट्रोजन और सिर्फ फास्फोरस से खेती नहीं हो रही, किसानों को और भी कई सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जैसे पोटास हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, बोरन हो गया। तो मक्के के फसल में अगर कोई भी एक पोषक तत्व की थोड़ी सी भी कमी और ज्यादा हो जाएगी तो उसको सीधा सीधा उत्पादन का असर दिखेगा। तो मैं हमेशा इसीलिए किसानों से यही कहना चाहता हूँ और कहते भी रहता हूँ कि आप हमेशा साइंटिफिक अप्रोच रखिए खेती में, टेक्निकल टर्म से खेती करिए। आप किसी भी पोषक तत्व को ज्यादा दे देने से आपकी ना उत्पादन बढ़ेगी, ना आपकी फसल पे उस उत्पादन का असर दिखेगा, या मिट्टी में भी डालेंगे तो उसका मिट्टी भी खराब होगा, वायुमंडल पे भी उसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमेशा मेरा ये रहता है कि आप कैलकुलेटिव अप्रोच रखिए, अपने जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसके आकलन को पन्ने में लिख के रखिए कि हमने किस पोषक तत्व को किस समय में कितना डाला, जिससे आपको उसके आने वाले दूरगामी रिजल्ट भी समझ में आएंगे। इसलिए मैं किसानों को हमेशा कहूंगा बैलेंस वे में फर्टिलाइजर हमेशा डालिए। संतुलित पोषण प्रबंधन जो है अच्छी खेती की, या आज के समय में जो वर्तमान परिवेश में है, संतुलित पोषण प्रबंधन ही आपकी फसल में उत्पादन के सफलता की कुंजी हो सकती है। बहुत सही बात कही आपने पोषण प्रबंधन संबंधी। और सही मात्रा, सही समय, सही खाद, इसका ध्यान तो बहुत ज़रूर रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। शशि जी, जब हम पोषण प्रबंधन की बात कर ही रहे हैं तो क्या सरकार या कृषि विभाग की ओर से पोषण प्रबंधन में किसानों को कुछ सहायता मिलती है, और अगर मिलती है तो किस तरह से और कौन कौन सी, और उनका लाभ हमारे किसान भाई कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कुछ गाइड कीजिए। जी बिल्कुल पूजा जी, मैं बात करूं जितने भी आप डीएपी, एमओपी, यूरिया, जितने भी फर्टिलाइजर आते हैं वो सब्सिडाइज होते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी पे ही देती है। किसानों को एक न्यूनतम मूल्य चुकाने होते हैं, बाकी के जो मूल्य होते हैं गवर्नमेंट उनके आधार लगने से सीधे के सीधे वो पैसे कंपनियों के खाते में भेजती है। अगर मैं बात करूं यूरिया की 265 रुपए 50 पैसे ऐसे मूल्य आता है, ऐसे डीएपी का 1350 रुपए आता है, ऐसे एमओपी का आता है, क्योंकि ये जो मूल्य होते हैं किसानों के लिए। बाकी के जो भी सब्सिडी के 40% 60% जो अमाउंट होते हैं वो सीधे सीधे कंपनियों के अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा डाला जाता है किसान के आधार लगने से। तो किसान जितने ही फर्टिलाइजर आते हैं वो सब्सिडाइज ही मिलते हैं फार्मरों को, ये सरकारी मदद के ही तौर पर सब्सिडाइज होते हैं। जी जी जी, यानी सरकार की ओर से और कृषि विभाग की ओर से बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं हमारे किसान भाइयों को। जी, शशि शेखर पांडे जी, आप हमारे साथ हैं। आपसे अगला सवाल जो मैं करना चाहूंगी वो ये है कि भविष्य में मक्का की फसल में टिकाऊ पोषण प्रबंधन के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए, इस पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी सवाल कही, क्योंकि टिकाऊ खेती के लिए सबसे जरूरी है टिकाऊ पोषण प्रबंधन, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। किसानों को सस्टेनेबल होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले अच्छे फसल चक्रण का प्रयोग करें फार्मर। अगर अपनी खेती को टिकाऊ रखना है तो किसानों को फसल चक्रण का प्रयोग करना होगा। आपके पास क्रॉपिंग सिस्टम होना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए कि मैं इस महीने में इस चीज की खेती करूंगा, इसमें ये पोषक तत्व डालूंगा। उसके बाद संतुलित पोषण प्रबंधन। संतुलित पोषण प्रबंधन के लिए जो सबसे जरूरी टर्म है वो है हमें मृदा की जांच कराना। समय समय पे अपने मृदा का जांच कराते रहिए, उस मृदा के जांच के अनुसार ही अपने खेत में पोषण का उपयोग करिए। तीसरा जो है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो घरेलू जैविक खाद है, इसका भी इस्तेमाल करें, जिससे मिट्टी में जो पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया इसकी मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता और मिट्टी में उर्वरा शक्ति का ह्रास नहीं होगा। तो ये इन छोटे छोटे टर्मों का इस्तेमाल करके किसान जो है अपने खेती को टिकाऊ बना सकते हैं। मैं मक्के की फसल की बात करूं टिकाऊ करने के लिए, तो ये हर एक फसल पे लगता है, वैसे ही मक्के के लिए भी जरूरी है कि आप एक क्रॉपिंग पैटर्न को इस्तेमाल करें। क्रॉपिंग पैटर्न होना कैसे चाहिए, क्रॉपिंग ये जानना जरूरी है। अगर क्रॉपिंग पैटर्न जैसे मुख्यतः मक्के उन्हीं खेतों में लग रहे हैं जहाँ इससे पहले नीचे वाली फसल ली गई है, जिसमें आलू अधिकतर उन खेतों से आलू लिया गया। अभी आलू जो नीचे की फसल थे, अभी हम ऊपर लटकने वाली मक्के की फसल ले रहे हैं, फिर पुनः उसमें धान लेंगे, फिर धान लेने के बाद फिर हम आलू लेंगे। तो अगर हम ऐसी फसलों का ले रहे हैं तो जिसमें हम फास्फेटिक का ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो हम फास्फोरस को बैलेंस करने की जरूरत है, हमें पोटाश को बैलेंस करने की जरूरत है, हमें नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले की जरूरत है, हमें ढैंचा ग्रीन मैन्योरिंग करने की जरूरत है, जैव हरित खाद लगाने की जरूरत है खेतों में। तो खेत को कभी खाली रखने के बजाय हम उसमें कवर क्रॉप लगाएं, कभी जैविक खाद लगाएं, जिससे नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो, राइजोबियम की फिक्सेशन हो, और हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ जाए।
इस तरीके से हम अपने खेत को और अपनी फसल को टिकाऊ बना की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी मृदा की भी ह्रास नहीं होगी, हमारी खेत भी बरकरार रहेगी। खेत को भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खेत को भी खाली हम छोड़ते हैं तो उसमें हवाओं से सॉइल इरोजन वगैरह की समस्याएं आती हैं, जिससे आपके पाए जाने वाले ऊपरी लेयर के पाए जाने वाले उपजाऊ मिट्टी उड़ के कहीं ना कहीं जलती है। इसलिए खेत को हमेशा कोई कोई ना फसल लगाते रहे, लेकिन एक पैटर्न में फसल लगाए कि अगर हम इस बार नाइट्रोजन यूज वाली फसल लगाएं तो अगली बार फास्फोरस यूज वाली लगाएंगे, अगली बार ऐसी लगाएंगे, बीच में हम हरित खाद वाली फसल लगा देंगे, हम कभी मूंग लगा लेंगे, कभी ढैंचा लगा लेंगे, कभी हम पल्सेस वाली लगाएं, दलहनी लगाएंगे, फिर तिलहनी लगाएंगे। इस तरीके से हम अपनी खेती को बैलेंस तरीके से करके चल सकते हैं, जिससे हमारी खेती लंबे समय तक उर्वरक रहेगी। जी जी, इसीलिए तो विशेषज्ञ की राय बहुत ज़रूरी है शशि जी, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारे कृषि भाइयों को बताते हैं कि नई तकनीक के साथ किस तरह से कृषि करें, क्योंकि आप पढ़ कर आते हैं, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो जानकारियां हैं। किताब के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास बहुत है। आप लोग फील्ड में किसान भाइयों के साथ मिलते रहते हैं, उनसे भी कुछ सीखते हैं और उन्हें भी बहुत कुछ सिखाते हैं, तो आपको पता है कब क्या और कितना करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसे ही हमारा ये रेगुलर आप प्लीज़ कार्यक्रम सुनते रहिए और साथ ही साथ देखते भी रहिए। अगर कभी कोई कार्यक्रम रेडियो पे सुनना मिस हो जाता है तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर सभी कार्यक्रम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और हमारा यूट्यूब पेज है 90.4 आगरा की आवाज़। आपको बताना चाहूँगी ये खास विशेष कार्यक्रम जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आज के हमारे विशेषज्ञ रहे शशि शेखर पांडे जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी से, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपने आज मक्के की फसल में पोषण प्रबंधन का महत्व बताया और साथ ही साथ ये भी बताया, पहले भी आप जानकारी दे चुके हैं मक्के की फसल पर, कि कितनी बेहतरीन है ये फसल। हम मल्टी क्रॉपिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, हम वैसे भी इस फसल को करके, इसकी खेती करके बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बहुत पौष्टिक भोजन खिला भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बहुत अच्छा लगा शशि जी, आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े, फिर से आपने किसान भाइयों के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आपका रेडियो पर ये सब जानकारियाँ साझा करना, आपका इंटरव्यू, आपकी बातचीत, आपको कैसा लगा ये बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, हमेशा हम लोग यारा परिवार जो है हमेशा किसानों के बीच में हम लोग रहते हैं, किसानों को हमेशा तकनीकी जानकारी देने का काम करते हैं। आज आपके माध्यम से दे रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है कि हम आपके माध्यम से जो भी किसान जो आपसे जुड़े हैं उनको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी सुने और उसको अपने खेतों में इम्प्लीमेंट करें, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आएगी हमारे द्वारा बताए गए ज्ञान से प्राप्त आमदनी में। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, यारा परिवार को बहुत अच्छा लगेगा, यारा बहुत ही कृतज्ञ रहेगी इन किसानों को जो कि नई तकनीक का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। यारा की हमेशा यही विचारधारा रहती है कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए आप कई कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने खुद देखा है। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से समय समय पर किसान भाइयों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी होते हैं। आप लोग खुद भी पब्लिक मीटिंग्स करते हैं और आप और भी विशेषज्ञों से मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं किसान भाइयों को और उनको बताते हैं किस तरह से वो अपनी कृषि को, अपनी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल जाने का समय नज़दीक आ गया है इस एपिसोड, इस कार्यक्रम के साथ। तो शशि शेखर पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच। सभी फार्मरों को भी राम राम, शुभ हार्वेस्ट। क्या बात है, बहुत अच्छी आपने बात कही, शुभ हार्वेस्ट। यही बात हम भी कहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ इजाजत, पूजा आपसे दोबारा रूबरू होगी, तब तक के लिए नमस्कार।